हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखें, हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। ये फोर्थ लेक्चर है डिडक्शन चैप्टर का। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्शन 80D। आज दोनों ही बहुत अच्छे सेक्शन डिस्कस करेंगे हम, जो टेक्निकल हैं थोड़ा, और 80JJAA। इनके हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक करें, वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम 80D जो कि थोड़ा टेक्निकल है, अच्छा है, और 80JJAA अगेन अच्छा सेक्शन है। तो इनके हम सफिशेंट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जब तक आपको बात ठीक से समझ में नहीं आ जाती, प्लस हम स्टडी मटेरियल के 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा इस पर्टिकुलर लेक्चर का टारगेट होगा। ठीक है, तो हम शुरू कर लेते हैं 80D। तो देखें, सेक्शन 80D बात करता है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, और इसी से रिलेटेड कुछ और भी स्कीम्स हैं उनके बारे में बात करता है। देखिए, जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की, उसकी डिडक्शन 80C में मिलती है। ठीक है, आप पेंशन फंड वर्ड यूज़ करते हैं, थोड़ा इनमें कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को। पेंशन फंड बस लिखा हो तो आप मान लें वो 80CC का होगा। अगर पेंशन स्कीम लिखा हो, वो पेंशन स्कीम की बात करें क्वेश्चन, ठीक है, बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो आप मान लें कि 80CCD नोटिफाइड पेंशन स्कीम की बात हो रही है। और ऐसे ही अगर बोला जाए मेडिक्लेम की डिडक्शन के बारे में बात करना, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करना, ठीक है, तो आप समझे कि 80D का डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, देखें, तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। सेक्शन 80D में इंश्योरेंस एलिजिबल एसएससी कौन कौन है, इंडिविजुअल और HUF, ये दो लोग डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। किस तरीके के एक्सपेंसेस की, किस तरीके के पेमेंट्स की डिडक्शन यहाँ क्लेम की जानी है, तो हम बात करें तो यहाँ है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अगर इंडिविजुअल HUF हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं, इंडिविजुअल खुद के लिए या फिर फैमिली मेम्बर के लिए, तो इंडिविजुअल खुद का इंश्योरेंस कराता है या अपने फैमिली मेम्बर का, कौन आते हैं आगे डिस्कस करेंगे, या HUF अपने मेम्बर का हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, तो जो प्रीमियम पे कर रहे हैं उसके हम डिडक्शन दे देंगे। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन 80C में और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन 80D में। ऐसे ही दूसरा है कंट्रीब्यूशन मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए होती है। उनकी इनकम में से थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन कट कर लिया जाता है और इस स्कीम में जमा कर दिया जाता है। इस स्कीम का फ़ायदा ये होता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपसे पैसा कट किया है, उसके बदले में आपको क्या क्या मिल जाएगा। उसके बदले में आपको, जैसे आप गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉय हो गए, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो गए, तो अब आप सेंट्रल गवर्नमेंट इन पैसों के बेसिस पर अपनी डिस्पेंसरी खोलती है। ठीक है, वहाँ पर आप अपना फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करा सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं, एक्सरे, ठीक है, वगैरह, CT स्कैनिंग, ये सारी सुविधाएं भी वहाँ अवेलेबल होती हैं। तो ये स्कीम कंट्रीब्यूशन मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय से डायरेक्ट ही पैसा कट जाता है। तीसरा है पेमेंट फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मतलब प्रिवेंशन करने के लिए हेल्थ चेकअप करा लें आप। तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में कॉम्बो पैक होते हैं, पैकेजेस चलते हैं कि आप इतने रुपए देके इन पर्टिकुलर चीज़ों की चेकअप करा सकते हैं। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में हो जाएगा कि हम जांच करा लेंगे और हमें पता होगा कि ठीक है, हमारे अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई रीडिंग नहीं आ रही है जो नेगेटिव हमें लगे कि यार हमें इस बारे में कंसर्न होना चाहिए। अगर आती भी है तो अच्छा है ना कि हम टाइम पे उसके बारे में अवेयर हो जाएंगे, हम उसका ट्रीटमेंट करा लेंगे। तो अगर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे भी एक्सपेंस करते हैं, इंडिविजुअल खुद के ऊपर, अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर, या HUF अपने मेम्बर्स के ऊपर, तो उसके संबंध में भी डिडक्शन की बात होगी यहाँ पे। और चौथा है मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सीनियर सिटीजन इफ़ नो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। देखें, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, जो 60+ होते हैं, उनको नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस की जो स्कीम है कोई भी कंपनी अलाउ नहीं करती।
उनका इंश्योरेंस करना 60, 70, 80 साल की उम्र में हेल्थ इंश्योरेंस करना इंश्योरेंस कंपनी को फेवरेबल नहीं है, उनके अगेंस्ट है, उनको नेगेटिव लगता है। ठीक है, क्योंकि उनकी बीमार होने की जो टेंडेंसी होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम थोड़ा सा आएगा, लेकिन वो लोग बीमार ज़्यादा होने की संभावना है, तो प्रीमियम के बदले पॉलिसी अमाउंट ज़्यादा देना पड़ सकता है, ट्रीटमेंट पे ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है। इसलिए नॉर्मली उनकी इंश्योरेंस नहीं होते, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होते। तो उनको किस तरह के बेनिफिट दिए जा रहे हैं डिटेल में बात करेंगे। तो अगर सीनियर सिटीजन का मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्च किया गया है, अगर उसका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है और फिर हम उसके मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्च करते हैं, तो उस खर्च की भी डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, ओके। देखें, बीमारी में अगर आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो स्पेसिफाइड डिसीज़ है अगर, तो 80DD-B में डिडक्शन मिल जाती है। अगर डिसेबिलिटी है तो 80DD में मिल जाती है। तो हम यहाँ डिसेबिलिटी या स्पेसिफाइड डिसीज़ की बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल बीमारी है और आपने ट्रीटमेंट कराया सीनियर सिटीजन का, तो उसकी डिडक्शन आप 80D में ले सकते हैं अगर उनका इंश्योरेंस नहीं हुआ है तो देखिए यहाँ कौन कौन से 4 पेमेंट्स के बारे में हमें डिडक्शन पढ़ना है। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। तीसरा है पेमेंट फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सीनियर सिटीजन इफ नो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अब डिडक्शन इन केस ऑफ HUF है, ये बाद में डिस्कस करता हूँ आपसे। डिडक्शन इन केस ऑफ इंडिविजुअल किन के लिए सारे एक्सपेंस कर सकता है? वो अपने खुद के लिए, स्पाउस के लिए चाहे वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, और अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस ले सकता है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा सकता है। ऐसे ही वो अपने पेरेंट्स मदर और फादर डिपेंडेंट हों या फिर इंडिपेंडेंट हों, उनके लिए भी ये स्कीम्स ले सकता है और डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अब मैं इसके डिटेल में जाता हूँ। यह एनालिसिस ऑफ डिडक्शन अवेलेबल टू इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल किस किस के संबंध में डिडक्शन क्लेम कर सकता है, तो इसको हमने 2 कैटेगरी में बांटा है। इंडिविजुअल खुद के संबंध में, स्पाउस के संबंध में चाहे वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, और अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के संबंध में डिडक्शन क्लेम कर सकता है, प्लस पेरेंट्स के संबंध में जो भी एक्सपेंस कर रहा है, प्रीमियम पे कर रहा है, उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकता है। पेरेंट्स जो हैं वो डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, देखना 2 कैटेगरी में क्यों बांटा गया है। 80D बोलता है कि हम इंडिविजुअल, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए अलग से कुछ डिडक्शन दे रहे हैं, प्लस पेरेंट्स का अगर आप इंश्योरेंस कराते हैं, उनका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं, तो और एडिशनल डिडक्शन आपको देंगे। इसलिए हमने 2 टुकड़ों में बांट लिया कि इंडिविजुअल, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के संबंध में कितनी डिडक्शन मिल रही है और पेरेंट्स के संबंध में कितनी डिडक्शन मिल रही है। हम एक बार इसको थोड़ा सा गो थ्रू करके और बस क्वेश्चन आंसर करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, तो आपकी बातें एकदम क्लियर समझ में आ जाएंगी। पहला है, आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं। मैं अभी पेरेंट्स के रिगार्डिंग कुछ भी रीड नहीं करूंगा, केवल अभी इंडिविजुअल, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के रिगार्डिंग पढ़ रहा हूँ। ठीक है, जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी, इसके कुछ एग्जाम्पल करा दूंगा, तो फिर मैं आपको पेरेंट्स के संबंध में समझा दूंगा। तो अगर एक इंडिविजुअल खुद के लिए या अपने स्पाउस के लिए या अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है, तो वो इन सारे लोगों को के हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का ओवरऑल डिडक्शन 25,000 तक क्लेम कर सकता है। अगर इनमें से कोई व्यक्ति इंडिविजुअल, स्पाउस या डिपेंडेंट चिल्ड्रन अगर सीनियर सिटीजन है, इफ एनी वन इज सीनियर सिटीजन, तो वो इंश्योरेंस प्रीमियम की, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन 25,000 की जगह 50,000 तक क्लेम कर सकता है। ऑब्वियसली डिडक्शन एक्चुअल प्रीमियम पेड से ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 25,000 से 50,000 तक की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इन केस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, प्लस कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसमें भी आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे 5,000 रुपये तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, मैंने ब्रैकेट जो बनाया था इतने के लिए बनाया था। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का मिला के 25 से 50,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। प्लस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आप 5,000 रुपये तक जो आपने पे की है उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जो कंडीशन है वो ये है कि आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में मैक्सिमम 5,000 तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आप प्रीमियम
का मैक्सिमम 25,000, अभी सीनियर को छोड़ दो तो 25,000 तक डिडक्शन प्रीमियम की क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम 5,000 तक की डिडक्शन आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में कर सकते हैं क्लेम। लेकिन इन दोनों का जो टोटल है वो 25,000 से ज़्यादा नहीं आपको डिडक्शन अलाउ होगा। मतलब क्या है सर? मतलब ये है, देखें, इसलिए तो बहुत सारे एग्जाम्पल लेना है। एग्जाम्पल ए, पहला ये लिया है इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। इंडिविजुअल ने खुद के लिए जो प्रीमियम पे करा वो है 10,000। उसने स्पाउस के लिए जो प्रीमियम पे करा, ठीक है, वो डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट, उनके लिए पे करा सपोज करें 12,000 रुपये। और उसने अपने डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए पेमेंट करा है 2,000 रुपये। बता कितने का पेमेंट कर दिया उसने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का? 10, 12, कितना हो गया? 22, 23, 24,000 का। और कम कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा, ठीक है, ये कितना हो गया? ये हो गया 19,000 रुपये, ठीक है। और उसने इंडिविजुअल प्लस स्पाउस प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे खर्च कर दिए 6,000 रुपये। तो अब बताएं इसको ओवरऑल डिडक्शन क्या मिल पाएगी? तो इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन कितने तक मिल जाती है? इसकी डिडक्शन 25,000 तक मिल जाती है सर, ठीक है। तो 19,000 इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की डिडक्शन कितने तक मिल जाती है? 5,000 तक मिल जाती है, ठीक है। तो 5,000 इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। और ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा? 24,000 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 2 देखें। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखा है इंडिविजुअल के लिए, स्पाउस के लिए और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, प्लस इन्होंने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए भी खर्च किया है, इंडिविजुअल ने खुद के और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। इंडिविजुअल ने खुद के लिए 4,000 रुपये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में खर्च किए हैं और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए मान लें 2,500 रुपये उन्होंने खर्च किए। और जो उन्होंने अपना इंश्योरेंस करवाया हुआ है वो इंश्योरेंस करवाया उन्होंने खुद का 8,000 का, ठीक है, स्पाउस का 11,000 का और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का 3,000 का। अब सर इसमें कितनी डिडक्शन मिलेगी? देखें इसका आंसर। पहले हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की कितनी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं? तो ये इंडिविजुअल, स्पाउस प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन का जो पेमेंट है वो मिला के कितना हो रहा है? 8, 1, 9, 19 और 3, 22,000। मैक्सिमम कितना क्लेम कर सकते हैं? 25,000, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 22,000 हम इसको क्लेम कर लेंगे। दूसरा, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए, स्पेलिंग आप देख लेना अपने हिसाब से, चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में कितना उन्होंने पे किया है? पेड कितना पे किया है? 4, 2, 6, 6,500। मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 5,000। तो यहाँ से कितना क्लेम होगा? 5। अब अगर 5 क्लेम करते हैं तो 22 और 5 कितना हो जाएगा? 27,000। जबकि मैक्सिमम कितना मिलना है? 25,000। तो जो प्रीमियम है वो भी 25 से ज़्यादा नहीं हो सकता। जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है वो 5,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। प्लस प्रीमियम और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हेल्थ स्कीम है उन सब का मिला के भी 25,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता, उस कंडीशन में जहाँ कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है। और अगर सीनियर सिटीजन होता है तो यहाँ 25 की जगह कितना हो जाएगा? 50,000। और तब इंश्योरेंस और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मिला के अगेन 50,000 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। यानी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन वो 5,000 इंक्लूड है ओवरऑल लिमिट ऑफ 25,000 एंड 50,000 में, ठीक है। तो एक बार और देखें, यहाँ पे नोट्स आप डाउनलोड कर लेना, है ना, एकदम क्लियर नोट्स मिल जाएंगे आपको। तो
फिर से हम देखते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का कितनी तक डिडक्शन मिल सकती है। अगर कोई सीनियर नहीं है तो 25,000 तक, और कोई भी इंडिविजुअल स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन में से कोई भी सीनियर सिटीजन है तो 25,000 की लिमिट बढ़ के 50,000 हो जाएगी। ठीक है, ये लिमिट जो है ये इंश्योरेंस प्लस कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम दोनों की मिला के। अब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में सर कितना खर्च कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना कर सकते हैं, 5,000। ठीक है, मतलब ये 6,000 किया तो 5,000 से ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगी। और क्या सर ये 5 की डिडक्शन एडिशनल डिडक्शन है, इस 25 के अलावा मिलेगी? नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का पैसा 25 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और दोनों मिला के भी 25,000 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ऐसे ही सीनियर के किस्म में ये दोनों मिला के 50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकते। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? मैं अभी एग्जांपल लूँगा। ठीक है, और जैसा मैंने अभी बोला था कि ऐसा हो जाता है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है, ठीक है, और हो सकता है वो तंदुरुस्त हो, तो उसको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस की पॉलिसी दे दे। लेकिन नॉर्मली 60 प्लस में आज की जो पोजीशन है तो हम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो हो सकता है पॉलिसी देने से मना कर दे। अब अगर इंडिविजुअल खुद सपोज करें 62 साल का है और वो हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम लेना चाहता है क्योंकि उसको ATD में डिडक्शन मिल जाएगी, प्लस जब उसका इलाज होगा तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसे आएंगे। ठीक है, तो 2 बेनिफिट हो जाएंगे, टैक्स बेनिफिट हो जाएगा और वहाँ से पैसे मिल जाएंगे। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी उसको कोई स्कीम नहीं दे रही है, तो वो तो ATD का फ़ायदा ही नहीं उठा पाएगा। इसलिए 2018 के फाइनेंस एक्ट से अमेंडमेंट करके एक और पॉइंट जोड़ा गया, वो है ये चौथा पॉइंट, कि अगर कोई व्यक्ति है जो सीनियर सिटीजन है, क्योंकि उन्हीं को स्कीम नहीं मिल पाती और उसका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हुआ है, तो फिर अगर उसके मेडिकल एक्सपेंडिचर पे, मेडिकल ट्रीटमेंट पर कोई एक्सपेंस होता है तो वो 50,000 रुपये तक के एक्सपेंडिचर को क्लेम कर सकता है। आप इंडिविजुअल हैं, 62 साल के हैं, आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया है, प्लस आपका मेडिकल ट्रीटमेंट पे भी पैसा खर्च हुआ है, आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन मांग सकते हैं, मेडिकल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। अगर आपका मेडिकल एक्सपेंडिचर भी है और हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम आपने जमा किया है तो आप फिर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की ही डिडक्शन ले पाएंगे। मेडिकल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनको हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम ही नहीं मिली, मतलब उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में प्रीमियम जमा नहीं किया है, तो फिर उनको कितनी डिडक्शन मिल जाएगी। अगर उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ली होती तो सीनियर सिटीजन को कितनी प्रीमियम तक की डिडक्शन मिल जाती? सर 50,000 मिल जाती है उनको। तो यहाँ भी एक्सपेंडिचर की भी कितनी डिडक्शन मिल जाएगी? 50,000। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट किसका? सीनियर सिटीजन प्लस नो हेल्थ इंश्योरेंस, तो कितना? 50,000 तक मिल जाते। ठीक है, अब एक बात और आप बताएं कि अगर उसका हेल्थ इंश्योरेंस हो जाता, वाइफ का भी हेल्थ इंश्योरेंस हो जाता, हस्बैंड का भी हो जाता, तो क्या दोनों सीनियर सिटीजन होते, तो क्या दोनों को 50 + 50 1 लाख की डिडक्शन मिलती है या ओवरऑल 50,000 की डिडक्शन मिलती है? तो सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम मिला के इंडिविजुअल का, स्पाउस का और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का सारा मिला के या तो 25 तक की डिडक्शन मिलेगी या 50 तक की, सीनियर सिटीजन है तो 50 तक की। तो अगर इनका इंश्योरेंस हो जाता तो भी ओवरऑल डिडक्शन तो 50 ही मिलनी थी ना। अगर पति पत्नी, इंडिविजुअल और स्पाउस दोनों का इंश्योरेंस हो जाता, दोनों सीनियर सिटीजन होते, तो भी दोनों का मिला के भी 50,000 डिडक्शन नहीं मिलनी थी। इसलिए अगर एक का इंश्योरेंस नहीं भी हुआ है, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट पे एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो 50 तक की डिडक्शन मिल सकती है। लेकिन 50 की डिडक्शन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में जमा किया गया पैसा, प्लस जो ये मेडिकल एक्सपेंडिचर है, सबको मिला के भी आप 50,000 से ज़्यादा डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ओवरऑल डिडक्शन इन सबको मिला के भी 25 या 50,000 से ज़्यादा नहीं जाएगी। यानी कि चारों मिला लें हम, मैं आपको और एग्जांपल से समझाऊंगा। और फिर मैं आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो यहाँ ये मतलब हो गया कि इंडिविजुअल प्लस स्पाउस प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन का चारों चीज़ें हम मिला लें, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में पैसा जमा किया जो, तीसरा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, और चौथा
मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर इंश्योरेंस नहीं हुआ है तो इस सारा मिला के भी 25,000 या 50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता, जिसमें इंडिविजुअली प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 से ज़्यादा का नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, इसको एक बार देख लें आप और फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ इसके। तो मैं एक बार रीड कर दे रहा हूँ दोबारा से आपको थोड़ा साफ करके। देखें, इंडिविजुअल के केस में वो अपने इंडिविजुअल खुद के स्पाउस डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो और डिपेंडेंट चाइल्ड, उनके केस में हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और एक्सपेंडिचर सबका डायरेक्शन मिला के टोटल 25 और 50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसमें केवल हम प्रीमियम की और कॉन्ट्रीब्यूशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की बात करें तो ये डिडक्शन 25,000 होगी, अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है तो 50 हो जाएगी। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप अपने आप में 5,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और जो कि अगेन मिला के इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मिला के भी 25 या 50 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। मेडिकल ट्रीटमेंट सीनियर सिटीजन का अलाउ हो जाएगा अगर उसका इंश्योरेंस ना हो, लेकिन वो मिला के भी अगेन लिमिट 25 और 50,000 ही रहेगी सब कुछ मिला के भी। यानी कि ओवरऑल आप कुछ भी कर लें, सीनियर सिटीजन होने के बावजूद भी 50,000 से ज़्यादा तो नहीं होगा, और कोई सीनियर सिटीजन नहीं हुआ तो 25,000 से ज़्यादा डायरेक्शन अलाउ नहीं होगी। ठीक है, एक मैं एग्जांपल करा देता हूँ आपको। एग्जांपल 3 ये है, आप चुका रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, इंडिविजुअल खुद का 8,000 रुपये, स्पाउस इंडिपेंडेंट है उसका प्रीमियम चुका रहे हैं वो 7,000 रुपये। सन जो कि डिपेंडेंट है उसके लिए प्रीमियम चुका रहे हैं 5,000 रुपये, और डॉटर जो कि इंडिपेंडेंट है उसके लिए अगेन वो चुका रहे हैं 4,000 रुपये। फिर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के ऊपर इंडिविजुअल खुद के लिए चुका रहा है 2,000 रुपये, और वो स्पाउस के लिए चुका रहा है जो कि इंडिपेंडेंट है उसके लिए चुका रहा है 4,000 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपये। अब बताएं कितनी डिडक्शन मिल पाएगी। तो इंडिविजुअल खुद की डिडक्शन ले सकता है, स्पाउस की ले सकता है चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या डिपेंडेंट हो, सन मतलब चिल्ड्रन की जब वो डिपेंडेंट हो ये मिल जाएगी, और डॉटर इंडिपेंडेंट है डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो कितना प्रीमियम हो गया, 8, 7, 15 और 5 20,000 का प्रीमियम हो गया। ठीक है, और यहाँ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कितना हो गया, 7,000 हो गया, लेकिन मैक्सिमम कितना मांग सकता है, 5, तो 5 ही मांगेगा। ओवरऑल डिडक्शन कितनी मिल जाएगी, 25,000। अगर यहाँ 8,000 की जगह 9,000 रुपये होता, ठीक है, या अगर यहाँ 10,000 रुपये होता तो क्या अंतर आता, तो ये 10,000 हो जाता है, और 7, 17, 7, 5, 22,000 रुपये ये हो जाते। यहाँ 7,000 कंट्रीब्यूट करा लेकिन मैक्सिमम 5,000 मिल सकता था, तो 22,000 मैक्सिमम यहाँ मिल सकता था, 5,000 मैक्सिमम यहाँ मिल सकता था, लेकिन दोनों का मिला के जो कितना हो रहा है 27, मैक्सिमम कितना मिलता है 25,000 मिल सकता था। ठीक है, एग्जाम्पल 4, इंडिविजुअल 63 साल का है, स्पाउस 58 साल की है, इन्होंने प्रीमियम पे करा है 35,000, इन्होंने प्रीमियम पे किया है 22,000। कितना डिडक्शन मिलेगी। ठीक है, ये दिया है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो कितनी डिडक्शन मिल जाएगी। अगर एक भी व्यक्ति सीनियर सिटीजन होता जाए, एक भी हो जाए, तो फिर डिडक्शन 50,000 रुपये पहुँच जाएगी। तो इनका कितना कंट्रीब्यूशन है 55,000।
ठीक है। मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल जाएगी 50,000, ठीक है। तो ये लोअर 50,000 की डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। ओके, देखें आगे हम डिस्कस करते हैं पेरेंट्स के लिए, और इसके बाद मैं आपको और अच्छे क्वेश्चन करा पाऊंगा। अगर इंडिविजुअल यही पेमेंट कर रहा है पेरेंट्स के लिए तो उसको एडिशनल डिडक्शन मिल रही है। तो पेरेंट्स के लिए भी वो हेल्थ इंश्योरेंस करा सकता है, जिसमें अगर पेरेंट्स की एज, पेरेंट्स को अलग से देखेंगे, अगर पेरेंट्स में से किसी भी पेरेंट की एज, दोनों पेरेंट्स की एज अगर 60 से कम है तो 25,000 तक की डिडक्शन मिलेगी, और अगर एक भी पेरेंट की एज 60 प्लस हो जाती है तो 50,000 तक की एडिशनल डिडक्शन इनको मिल जाएगी। किस केस में? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के केस में, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू हेल्थ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यहाँ कवर नहीं किया गया, बाय डिफ़ॉल्ट कवर नहीं किया गया है, ठीक है। अच्छा, पेरेंट्स के लिए भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे कितना रुपए दिया जा सकता है? 5,000 रुपये तक दिया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना कि ऊपर के 25 या 50 की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आप मैक्सिमम 5 की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, और ये दोनों मिला के भी 25 और 50 से ज़्यादा नहीं होंगे। अगर आप पेरेंट्स आपके सीनियर सिटीजन हैं और आप उनका मेडिकल एक्सपेंडिचर करते हैं उनके ऊपर, और उनका इंश्योरेंस नहीं हुआ है हेल्थ इंश्योरेंस, तो मेडिकल एक्सपेंडिचर की भी 50,000 की लिमिट रहती है। लेकिन अगेन पेरेंट्स के लिए आप ओवरऑल, चाहे वो इंश्योरेंस हो, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हो, या उनका मेडिकल एक्सपेंडिचर हो, सब मिला के भी 25 और 50,000, जैसा कि हमने इंडिविजुअल के, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के इसमें पढ़ा, सेम यहाँ पर है कि आप उनके प्रीमियम पर 50,000 तक की डिडक्शन ले सकते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे मैक्सिमम 5,000 की ले सकते हैं, मेडिकल एक्सपेंडिचर पे मैक्सिमम 50 की ले सकते हैं, लेकिन सब मिला के भी मैक्सिमम 25 और 50 से ज़्यादा नहीं जाएगा। एक और बात इंटरेस्टिंग है, इसके बाद मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, कि जो ओवरऑल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, ओवरऑल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, वो इंडिविजुअल, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन प्लस पेरेंट्स सबका मिला के भी 5,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ओके, तो सारा मिला के 5,000 से ज़्यादा आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चन करा देता हूं आपके स्टडी मटेरियल के, ठीक है। देखें आपके स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन सेक्शन है 80D। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन 6। मैं आपको एक और एग्जांपल करा देता हूँ, ठीक है, फिर अपन क्वेश्चन कर लेंगे। ये एग्जांपल है, देखें हम हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम चुका रहे हैं इंडिविजुअल प्लस स्पाउस प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। हमने ये चुकाया है 23,000 रुपये, और फादर जो कि 63 ईयर के हैं उनके लिए चुकाया है हमने 32,000 रुपये, और मदर जो कि 58 साल की हैं उनके लिए हमने चुकाया है 15,000 रुपये। अब प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप हमने इंडिविजुअल, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए 4,000 रुपये का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लिया है, या ऐसे कर लें 6,000 का लिया है, और मदर प्लस फादर दोनों के लिए मिला के हमने 4,000 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और लिया है। आप बताएं मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल सकती है, ठीक है। तो देखें आप जब भी डिडक्शन निकालेंगे आप 2 टुकड़े कर लेंगे चीज़ों के, अपने डेटा के। आप करेंगे इंडिविजुअल, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन अलग कर लेंगे, आप पेरेंट्स को अलग कर देंगे, मदर प्लस फादर को। अब देखें इसमें इन्होंने पहला हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना चुकाया है, तो 23,000 रुपये चुकाया है, ठीक है, 23,000 एलिजिबल है। इन्होंने यहाँ कितना चुकाया है, 32 और 15, ये दोनों कितना हो गया मिला के 5 और 2 7, 47,000, 47। पहला सवाल, क्या ये 32,000 की डिडक्शन 23,000 की डिडक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या 47,000 की डिडक्शन ली जा सकती है पेरेंट्स के हाथों में? हाँ, क्योंकि फादर की 60 है।
वो सीनियर सिटीजन है, ले सकते हैं। दूसरा एक्सपेंस किया गया है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ठीक है। तो कितना पे करा गया है? 6000 पे किया गया है इनके लिए। तो क्या आप 6000 क्लेम कर पाएंगे? नहीं, आप मैक्सिमम 5000 क्लेम कर पाएंगे, 6000 आप क्लेम नहीं कर सकते। ओके, आपको क्या 5000 मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि इसका टोटल कितना हो रहा है? 23 और 5 ज़्यादा हो जाएगा, 25 से ज़्यादा आप ले नहीं सकते। तो अल्टीमेटली आपको 25 की डायरेक्शन लेनी होती है। तो आपने 6000 पे करा, लेकिन आप यहाँ कितनी डायरेक्शन ले पाएंगे? 25000 की डायरेक्शन ले सकते हैं। 23 आप इंश्योरेंस का आप ले रहे हैं, तो 2000 की डायरेक्शन आप और ले पाएंगे। तो यहाँ कितना अलाउ हो जाएगा? 25000 अलाउ हो जाएगा। तो यहाँ हमने ध्यान रखा कि हाँ, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5000 से ज़्यादा नहीं हो सकता, प्लस ये दोनों मिला के भी 25 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो 23000 का हमने प्रीमियम का और 2000 के हेल्थ इंश्योरेंस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का डायरेक्शन ले लिया। आप पेरेंट्स के बारे में बात करें तो 47000 का उनका प्रीमियम है, बिल्कुल ठीक है। 50000 हो सकता है डायरेक्ट, 50000 माइनस 47, और कितना क्लेम कर सकते हैं? 3000, तो वो यहाँ 3000 क्लेम कर लेंगे। उनका कितना पेमेंट किया है? 4000, ठीक है। तो 3000 यहाँ क्लेम कर लेंगे। और कितनी डायरेक्शन मिल जाएगी? 50000 की डायरेक्शन मिल जाएगी। क्या कोई डाउट है आपको अभी इसमें? मुझे बताएं, अगर यहाँ 4000 की जगह 2000 ही होता फिर क्या होता? तो जो इंडिविजुअल स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन है वो तो 23000 का प्रीमियम और 2000 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, ये 25000 हो जाता। और यहाँ क्लेम तो 3000 तक कर सकते हैं क्योंकि इनकी लिमिट बची हुई है, लेकिन उन्होंने पेमेंट ही 2000 का किया। तो कितने की डायरेक्शन लेते हैं? 2000 की डायरेक्शन लेते हैं। और ओवरऑल कितना अलाउ हो जाता? 49000 अलाउ हो जाता। एक बार और मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ वो बताना आप, अगर यहाँ 32 और 15 की जगह 32 की जगह अगर 33000 होता, ठीक है, कितना होता? 33000। तो ये 47000 की जगह कितना हो जाता? 48000 हो जाता है ना, पादारे मंदिर का। फिर कितना क्लेम कर पाते हम यहाँ पे? और यहाँ मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ 4000 का ही कंट्रीब्यूशन किया है और 48000 का इनका इंश्योरेंस प्रीमियम है। 4000 का उन्होंने कंट्रीब्यूशन यहाँ किया, तो कितना क्लेम कर पाते? 2000, ठीक है। आखिरी सवाल आप बताना, अगर यहाँ पर 44000 का कंट्रीब्यूशन होता तो, और यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर होता 7000, आप कितना क्लेम कर पाते? बताओ सर। हम 5000 तक क्लेम कर लेते हैं क्योंकि 5 से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो आपको क्या लग रहा है? 49000 की डायरेक्शन मिल जाती? थोड़ा सोच के बताएं प्लीज़। नहीं, क्योंकि इसको और इसको दोनों को मिला के 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ 2 आप क्लेम कर चुके हैं, तो आप यहाँ 3 और क्लेम कर पाते हैं, ठीक है। और इस 47000 की डायरेक्शन आपको अलाउ हो जाते हैं। ओके, ठीक है। अब देखें जो आपके स्टडी मटेरियल क्वेश्चन है, मैं जल्दी से करा देता हूँ। यह है मिस्टर ए, जिसकी एज है 40 साल, पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 20,000 ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर 1920। 20,000 रुपये का उन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है टू इंश्योर हिज हेल्थ एज वेल एज द हेल्थ ऑफ हिज स्पाउस। अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस कराया, स्पाउस का। ही ऑल्सो पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 47,000 ड्यूरिंग द ईयर टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ हिज फादर इज 63 ईयर। 47,000 का प्रीमियम उन्होंने अपने फादर के लिए दिया है, उस 63 साल के, हु इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम। पेरेंट्स डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चिल्ड्रन डिपेंडेंट होना चाहिए। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 3600 to central government health scheme during the year. He has incurred 3,000 in cash on preventive health checkup of himself and his spouse and 4,000 by check on preventive health checkup of his father. 3,000 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप उसने अपना करवाया, स्पाउस का, और 4,000 का पेरेंट्स का। कंप्यूट द डिडक्शन।
ठीक है, देखें क्वेश्चन के ओपन रखना आपके लिए। देखें किस किस चीज़ की डिडक्शन मिल जाएगी। तो पहले तो प्रीमियम कितना चुकाया है उसने, उसकी एज है 40 ईयर, तो उसके संबंध में जो लिमिट है वो 25,000 तक की प्रीमियम की जाएगी। 20,000 का प्रीमियम चुकाया उसने खुद के लिए, और 3600 रुपये उसने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में जमा किए, और 3,000 रुपये का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया। तो कितना डिडक्शन मिल जाएगी उसको खुद के लिए, मतलब इंडिविजुअल के लिए, स्पाउस के लिए और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। 20,000 रुपये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम के, 3600 रुपये, 3,600 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के, और एक्सपेंस ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कितना सेल्फ और स्पाउस का 3,000 रुपये। ये होता है 26,000, लेकिन आप कितना क्लेम कर पाओगे 25। तो 20,000, 3600 और बचा हुआ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कर दो। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को ही सर क्यों कम किया है, क्योंकि उस पर रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, जिस पे रिस्ट्रिक्शन है उसको आप कम कर लो, क्योंकि वो तो अदरवाइज़ भी कहीं रुक सकता है ना, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उनके लिए भी अपन ने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया होगा। तो अगर उनके लिए अपन ने 4,000 का कराया है तो यहाँ वैसे भी ज़्यादा नहीं मिल पाएगा, 5 से ज़्यादा मिलता नहीं है, इसलिए उसी को कम करो, बाकी को आप डिडक्शन में क्लेम कर लो। अब पेरेंट्स के लिए क्या होगा, तो पेरेंट्स के लिए उसने क्या कराया था, ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूँ, 47,000 का तो इंश्योरेंस कराया था, 4,000 रुपये उसने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में दिए थे। तो 47,000 ठीक है, 4,000 ये, तो ये 47 मिल जाएगा और 3,000 ही मिल जाएगा, क्योंकि 50 से ज़्यादा नहीं जा सकता। 4 वैसे भी नहीं मिलता, क्योंकि 1400 आपने यहाँ क्लेम करा है तो 5400 हो जाता अगर आप क्लेम करते तो ये भी ध्यान रखना आप कि 5,000 से ज़्यादा ना हो दोनों का मिला के, और प्लस ये भी ध्यान रखो कि 50,000 से ज़्यादा ना हो ये मिला के। ठीक है, तो इतने सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, वो आप देख लें, मेरे हिसाब से आपसे इजीली बन जाएगा, तो वो मैं नहीं सॉल्व करा रहा हूँ, मैं आपको अगला सेक्शन बता देता हूँ, वो है 80 JJAA। मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, और आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वो रेफर इलस्ट्रेशन, कौन सा इलस्ट्रेशन था, 6 और 7, ये देखें। अगला सेक्शन है हमारा, अच्छा इसमें एक पॉइंट रह गया है, वो है डिडक्शन वेयर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड इन लम सम, सेक्शन 80D4A। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम एक साथ चुका दिया है डिस्काउंट लेने की वजह से, है ना, उन्होंने बोला 3 साल का प्रीमियम एक साथ दे दो, हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो वेयर मेडिकल प्रीमियम इज पेड इन लम सम फॉर मोर देन 1 ईयर बाय इंडिविजुअल और HUF, देन डिडक्शन अलाउेबल फॉर ईच प्रीवियस ईयर विल बी इक्वल टू दी एप्रोप्रिएट फ्रैक्शन। तो सपोज लमसम प्रीमियम पे कराया आपने 60,000 3 साल के लिए, तो हर एक साल कितना मिल जाएगा, 20,000 20,000 20,000 की डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। एक पॉइंट और जो मैं आपको बताना था HUF के बारे में, वो नॉर्मल है और उसके नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। डिडक्शन इन केस ऑफ HUF भी अपने मेंबर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ले सकता है, तो उसको भी 25,000 से 50,000 तक की डिडक्शन मिल जाएगी। वो भी मेडिकल एक्सपेंडिचर कर सकता है सीनियर सिटीजन पे, उसको भी उनकी, चूँकि ये सीनियर सिटीजन ही होते हैं मेडिकल एक्सपेंडिचर केस में, तो 50,000 तक का वो एक्सपेंडिचर अलाउ हो सकता है अगर उनके लिए इंश्योरेंस ना लिया हो। अगेन लिमिट 2550 ही रहेगी, सेम जैसा हमने इंडिविजुअल के लिए डिस्कस किया। तो हमने 80D में क्या क्या डिस्कस किया, पहला इंडिविजुअल HUF को मिलेगी, ठीक है, इंडिविजुअल के लिए, स्पाउस के लिए, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए, या अपने पेरेंट्स के लिए डिडक्शन ले सकता है। ठीक है, 2 कैटेगरी बनाना है, इंडिविजुअल, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए अलग से 25 से 50,000 तक की डिडक्शन मिलेगी, और पेरेंट्स के लिए अलग से 25 से 50,000 रुपये तक की डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, और जो ये लिमिट है वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को इंक्लूड करते हुए है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 5,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, पेरेंट्स और इंडिविजुअल्स का भी मिला के भी 5,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। मैंने एक चीज़ और लिखी हुई है कि जो भी आपको डिडक्शन क्लेम करनी है उसका पेमेंट अदरवाइज देन फॉर कैश किया गया हो। ठीक है, कैश में पेमेंट नहीं चलेगा, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के केस में आप कैश में भी या उसके अदर मोड में भी पेमेंट कर सकते हैं। तो ये था सेक्शन 80D। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 80 JJAA। देखिए, सेक्शन 80 JJAA बात करता है कि अगर कोई एसएससी है, बड़ा एसएससी, ठीक है, जिसका टैक्स ऑडिट होता हो, अब वो एसएससी क्या करता है, अपने बिजनेस का एक्सपांसन करता है, बिजनेस बढ़ाता है और न्यू एम्प्लॉय को अपॉइंट करता है। तो अगर वो न्यू एम्प्लॉय को अपॉइंट करेगा, और कौन से एम्प्लॉय, रेगुलर एम्प्लॉय जो कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में
पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर वो नए एम्प्लॉय लगाता है, रेगुलर एम्प्लॉय लगाता है, ठीक है, और कुछ बातें हैं आगे बताता हूँ, तो फिर उसको जितना भी उसने नए एम्प्लॉय के लिए इस बार तनख्वाह दी होगी, जितना भी उसने न्यू एम्प्लॉय के ऊपर एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इनकर की होगी, वो एक्सपेंस तो उसको पीजीपी में अलाउ हो ही जाएगा। मान लो उसने नए एम्प्लॉय लगाए और उसने 10 लाख रुपए की तनख्वाह इस बार दी, ठीक है, सैलरी टू न्यू एम्प्लॉय कितनी दी, 10 लाख। तो 10 लाख का एक्सपेंस तो उसको पीजीपी में आ ही जाएगा। तो फिर सर एक्स्ट्रा क्या बात हो रही है, जो उसको सैलरी टू न्यू एम्प्लॉय उसने दी है, जो एडिशनल एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं, तो 80 JJAA बोलता है कि उस 10 लाख का 30% एंड 30%, मतलब 3 लाख, 3 लाख और 3 लाख रुपए का डिडक्शन उसको आने वाले 3 सालों में और मिलेगा। सपोज ये 10 लाख रुपए 19-20 में उसने नए एम्प्लॉय लगाया और 10 लाख की तनख्वाह दी, तो 19-20 के पीजीपी से 10 लाख तो खर्चा लाभ हो ही जाएगा, प्लस 19-20, 20-21 और 21-22 में जब उसकी इनकम निकाली जाएगी, तो जो एडिशनल कॉस्ट चुकाई थी 10 लाख रुपए जो उसने एम्प्लॉय को तनख्वाह दी थी, इसका 30% डिडक्शन वो 3 साल तक क्लेम कर सकता है। मतलब इस बार जो उसने एडिशनल एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट खर्च की है, मतलब नए एम्प्लॉय को जो तनख्वाह दी है, उसका तनख्वाह पीजीपी में लागू हो जाएगी, उसका 30% तक वो आगे आने वाले 3 सालों तक और क्लेम कर सकता है डिडक्शन के रूप में चैप्टर 6A में, ठीक है। तो ऐसे बोले हम, तो जो तनख्वाह है वो तो अलाउ हो जाएगी और उसके 90% के बराबर 3 सालों में ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 में 30 और अलाउ होगा, ठीक है। जो भी करंट ईयर की सैलरी है उसका 30 करंट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में अलाउ हो जाएगा। ऐसे आप नए साल में फिर और एम्प्लॉय लाओगे तो उनकी तनख्वाह उस साल में अलाउ हो जाएगी, प्लस उसका 30 आपको और अलाउ होता जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा सेक्शन है 80 JJAA, डिडक्शन ऑफ एडिशनल कॉस्ट ऑफ न्यू एम्प्लॉय। एलिजिबल एसएससी कौन है, any person who is liable for tax audit under section 44AB, that is whose turnover exceed 100 lakh और 50 lakh, है ना। बिजनेस करते हैं तो 100 लाख का टर्नओवर देखते हैं, प्रोफेशन के केस में 50 लाख का टर्नओवर देखते हैं। तो ऐसा कोई भी एसएससी जिसका जो टैक्स ऑडिट के लिए लायबल हो उसको ये डिडक्शन मिल सकती है। कितना डिडक्शन मिलेगी, क्वांटम एंड पीरियड ऑफ डिडक्शन, डिडक्शन ऑफ 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। जो आपने नए एम्प्लॉय लगाए हैं उसको जो तनख्वाह दी है, मान लो आपने काम ही इस साल नया शुरू करा है, तो इस साल आपने नया शुरू करा और 20 एम्प्लॉय लगाए हैं, तो 20 एम्प्लॉय को जो इस साल की तनख्वाह है वो तनख्वाह पीजीपी में अलाउ होगी, प्लस उसका 30 इस बार आगे 2 सालों में और अलाउ किया जाएगा। तो डिडक्शन ऑफ 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट incurred in previous year would be allowed for 3 assessment year including the relevant assessment year, मतलब current और next 2 in which new employee are employed। तो 30% ऑफ एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट जो नए एम्प्लॉय को तनख्वाह दी है, तो क्या कहलाता है एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, तो टोटल सैलरी पेड टू एडिशनल एम्प्लॉय, मतलब न्यू एंड रेगुलर एम्प्लॉय। जो नए एम्प्लॉय आपने अपॉइंट किए हैं उनको आपने टोटल जो सैलरी दी है उसका 30% की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ईयर। और आप ध्यान रखें कि सपोज आपके पास शुरुआत में 100 एम्प्लॉय थे, आपने 50 अपॉइंट करे और 20 पुराने हटा दिए। 100 थे, 50 अपॉइंट करे, कितने हो गए 150, कितने हटा दिए 20, कितने बचे 130। तो शुरुआत में 100 थे, एंड में 130 हैं, कितने एम्प्लॉय नए माने जाएंगे, 30 एम्प्लॉय ही नए माने जाएंगे, ठीक है। तो इंक्रीज नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु एम्प्लॉयड फॉर, ये मैं बताता हूँ। तो आपको ओवरऑल देखना है कि ऐसा नहीं हो कि आपने लोगों को अपॉइंट करा और 15-20 दिन काम कराया, 2 महीने काम कराया, उनकी डिडक्शन ली, उनको हटा दिया। तो आपको नए एम्प्लॉय अपॉइंट करने हैं और वो उनके अपॉइंटमेंट की वजह से आपके ओवरऑल नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ जाएं, प्लस जो नए एम्प्लॉय आपने अपॉइंट करे हैं वो कम से कम 240 या 150 दिन काम करें। नॉर्मल बिजनेस के केस में हम उन एम्प्लॉय की सैलरी का डिडक्शन आपको देंगे जो आपके यहाँ 240 दिन काम कर रहे होंगे इस प्रीवियस ईयर में। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप इन 3 केसेस में काम कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अपैरल की, फुटवेयर की और लेदर प्रोडक्ट की, और फिर आपने एम्प्लॉय अपॉइंट किए हैं, तो 150 दिन 150 डेज भी अगर वो काम करते हैं
तो भी आपको हम डिडक्शन दे देंगे। अदरवाइज नॉर्मली उन्हें कितना काम करना चाहिए, 240 दिन काम करना चाहिए। ये बात आगे मैं और आपको डिटेल में बताता हूँ। तो एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होगी, टोटल सैलरी पेड टू एडिशनल एम्प्लॉय, और पेमेंट शुड बी मेड बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम और एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड मोड। पेमेंट आप कैश में नहीं करेंगे, नहीं तो आप झूठ बोल देंगे कि हमने तो पेमेंट किया है सर, हमें डिडक्शन दे दो। आप अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डीडी से पेमेंट करें। और जो सैलरी है जिसका हम डिडक्शन देंगे, तो हम उसमें केवल सैलरी का डिडक्शन देंगे। आप जो उसके प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करा रहे हैं, आप उसके पेंशन फंड में पैसा जमा करा रहे हैं, या आप उसको जो ग्रेचुटी का पेमेंट करेंगे बाद में लीव एनकैशमेंट का, इनके 30% डिडक्शन नहीं मिलेगा। केवल जो सैलरी है उसका 30% डिडक्शन हम आपको अलाउ करेंगे। अब हम आपको एडिशनल एम्प्लॉय को सैलरी की डिडक्शन तभी देंगे जब एम्प्लॉय एक कंडीशंस पूरी कर दे। पहली कंडीशन, एम्प्लॉय की सैलरी 25,000 पर मंथ से ज़्यादा ना हो। मतलब हमें मैनेजर्स को अपॉइंट करने की सलाह नहीं दे रहे हैं, उनको तो नौकरी कहीं भी लगी जाती है। सीईओ, सीएफओ, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें आप रोज़गार दो, है ना। नॉर्मल लोग जिनको नॉर्मली रोज़गार नहीं मिलता, ठीक है, जो 10-15 हज़ार, 20,000, 25,000 में काम करते, उन लोगों को अपॉइंट करो। एम्प्लॉय मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू आरपीएफ, और एम्प्लॉय से बोलो कि वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करे। मतलब वो रेगुलर नेचर का एम्प्लॉय होना चाहिए। कैजुअल एम्प्लॉय या आप जो 2 दिन के लिए काम पे लाते हैं, 10 दिन के लिए काम पे लाते हैं, वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करते ही नहीं हैं। तो एम्प्लॉय की तनख्वाह 50,000 से ज़्यादा ना हो, और जो एम्प्लॉय है वो रेगुलर नेचर का हो, मतलब वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा करे। और एम्प्लॉय मस्ट बी एम्प्लॉयड फॉर एट लीस्ट 240 डेज और 150 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। वो कम से कम 240 दिन काम करे या 150 दिन, नॉर्मली 240 दिन। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अपैरल की, फुटवेयर की और लेदर प्रोडक्ट की, तो फिर आपके यहाँ वो 150 दिन भी काम करेंगे। ऐसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में तो 150 दिन काम करने को भी ठीक है, चलेगा। और हम उनकी जो आपने तनख्वाह दी है उसके हम आपको डिडक्शन दे देंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जाम्पल कराने की बात करा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये एग्जाम्पल है, ये यहाँ से आराम से बात करते हैं। ये 19-20 ईयर है। 19-20 में हमारे पास 100 एम्प्लॉय थे शुरुआत में, 70 एम्प्लॉय नए ज्वाइन कर गए, 20 एम्प्लॉय छोड़ के चले गए। जो 70 एम्प्लॉय ज्वाइन करे वो 1 जून को ज्वाइन किए हैं। कुछ एम्प्लॉय छोड़ के चले गए दिसंबर में, और फिर 1 जनवरी 2020 को 10 एम्प्लॉय और ज्वाइन किए, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि 19-20 में हमें क्या डिडक्शंस मिलेंगी, फिर हम 20-21 की बात उसके बाद करेंगे। आगे लिखा है सैलरी पेबल टू ईच एम्प्लॉय इज 10,000 पर मंथ। हर एक एम्प्लॉय को हम 10,000 रुपये की सैलरी देते हैं। ऑल एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन आरपीएफ, सब आरपीएफ में पार्टिसिपेट करते हैं। सैलरी इज पेड बाय अकाउंट पे चेक, और सबको अकाउंट पे चेक से पेमेंट किया गया। कैलकुलेट डिडक्शन अवेलेबल फॉर प्रीवियस ईयर 1920, 2021। तो हम 1920 की बात कर रहे हैं। 19-20 में शुरुआत में 100 एम्प्लॉय थे, 70 और आए, 20 छोड़ के चले गए, 10 बाद में और आए। जो 10 एम्प्लॉय आए, ये आए हैं जनवरी में, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने रहे होंगे, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने में नॉर्मली 30 दिन के हिसाब से आप देखें, ठीक है, या आप देख लें तो 1 जनवरी को अपॉइंट होगा तो 31 दिन जनवरी के, और 2020 है तो 29 दिन फरवरी के, तो कितना हो गया 60, और 31 दिन मार्च के, तो कितना हो गया 91 डेज उसने काम किया है। क्या इस एम्प्लॉय को दी गई तनख्वाह की डिडक्शन आप क्लेम कर पाएंगे? नहीं। वो एम्प्लॉय एट लीस्ट 240 डेज और 150 डेज काम करें। कुछ ना कहा जाए तो 240 दिन देखेंगे आप। साफ साफ कहा जाए कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है फुटवेयर की या लेदर प्रोडक्ट की या अपैरल की, तो आप 150 देखें। तो इस व्यक्ति को तो इस बार डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो 70 अपॉइंट किए थे, 20 छोड़ के चले गए, तो बताएं ओवरऑल कितने लोग अपॉइंट करें? 50 लोग, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ पहला, डिडक्शन फॉर प्रीवियस ईयर 2019 एंड 20। पहला, एडिशनल नंबर ऑफ एम्प्लॉय,
कितने, तो 70 ज्वाइन किए थे, ठीक है, जो कि ज्वाइन कर गए थे जून में। क्योंकि वो जून में ज्वाइन कर गए थे तो अप्रैल और मई 2 महीने बस छोड़ दो, और वो 10 महीने ज्वाइन थे, 10 महीने ज्वाइन थे 30 दिन के हिसाब से भी 300 दिन होते हैं, ठीक है। तो 70 ज्वाइन अप्रॉक्स 300 डेज, तो ये एलिजिबल है। उसमें से 20 छोड़ के चले गए, तो 50 एम्प्लॉय ही एलिजिबल हैं, ठीक है। इन 50 एम्प्लॉय को, अच्छा जो एंड में ज्वाइन करे 10 इनको तो लेंगे नहीं, तो 70 लेंगे, लेकिन 20 चले गए तो 50 लेंगे। अब इनको हमने कितनी तनख्वाह दी, एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट या सैलरी, तो इन्हें हमने सैलरी दी होगी, 50 एम्प्लॉय हैं, इनको तनख्वाह 10,000 रुपये पर मंथ मिलती है। जून में ज्वाइन किया, अप्रैल में छोड़ दो, 10 महीने हुए हैं इनको ज्वाइन करें, 1 महीने की 10,000, तो 10 महीने की कितनी हो गई, 1 लाख रुपए की सैलरी हो गई। और 50 एम्प्लॉय हैं, तो ये कितना हो गया, 50 लाख रुपए हो गया, ठीक है। तो 50 लाख की एडिशनल एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट है। अब सर डिडक्शन कितनी मिलेगी, तो तीसरा पॉइंट इस पर हम बात कर लेते हैं, डिडक्शन। ये 50 लाख पूरा का पूरा पीजीपी में अलाउ हो जाएगा। डिडक्शन कितनी मिलेगी, तो 19-20, 20-21 और 21-22 हर एक साल में एडिशनल एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट का 30% का डिडक्शन मिलता जाएगा। तो 15 लाख, 15 लाख और 15 लाख रुपए की डिडक्शन इनको मिल जाएगी, ठीक है। तो जो भी एडिशनल एम्प्लॉय ज्वाइन किए हैं उसको जो आप पेमेंट करेंगे वो पूरा पेमेंट पीजीपी में अलाउ हो जाएगा, प्लस उसका जो भी इस बार पे करा है उसका 30-30-30 आप 3 बार तक क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। एडिशनल एम्प्लॉय हम केवल उनको मानेंगे जो रुके हैं, ठीक है। तो अगर 70 ज्वाइन करे 20 चले गए तो केवल 50 मानेंगे। अच्छा 70 नए ज्वाइन करे 20 पुराने चले गए तो भी अल्टीमेट इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना हुआ है, 50, तो हम 50 ही कंसीडर करेंगे। और ये ध्यान रखेंगे वो 240 दिन या 150 दिन से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो ही कंसीडर करेंगे, और उससे कम काम करेंगे तो हम उनको इस साल कंसीडर नहीं करेंगे। इसी चीज़ पे आया एक अमेंडमेंट, ठीक है। वो अमेंडमेंट और देख लें, तो मैं जो बचा हुआ पार्ट है इस क्वेश्चन का ये वाला मैं कराता हूँ। अमेंडमेंट ये आया कि व्हेन एम्प्लॉय इज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर लेस देन 240 डेज और 150 डेज, अगर कोई एम्प्लॉय अपॉइंट हुआ है इस बार और 240 दिन या 150 दिन से कम उसने इस बार काम किया, तो इस बार तो उसका डिडक्शन मिला नहीं, तो इससे अच्छा तो एम्प्लॉयज़ को हटा ही देगा कि यार तुम्हारी वजह से तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, तुम ऐसा करना अगली साल आके और ज्वाइन कर लेना और जल्दी आ जाना ताकि हम तुम्हारी डिडक्शन क्लेम कर लें। तो ये तो गलत ही हो जाएगा, है ना। तो गवर्नमेंट बोलेगी नहीं नहीं तुम उनको हटाओ मत, जो लेट ज्वाइन करे हैं ना, जिनका 240 दिन नहीं हो पा रहा है, 150 दिन नहीं हो पा रहा है, अब तुम बोलोगे उसको हटा देते हैं सर, हम उसको दोबारा ज्वाइन करवा लेंगे अगले साल ताकि हम डिडक्शन क्लेम कर पाएँ। तो गवर्नमेंट ने बोला कि जो इस बार कम ज्वाइन किए हैं 240 दिन से 150 दिन से कम और आपको डिडक्शन नहीं मिली, वो ऐसा मान लिया जाएगा कि अगले साल ज्वाइन किया है उन्होंने, तो आप अगले साल से आने वाले 3 सालों तक उनकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जिनकी इस बार क्लेम नहीं कर पाए वो अगले साल से शुरुआत से क्या माने जाएंगे, एम्प्लॉयड माने जाएंगे, और ऐसा माने जाएंगे कि उनका अगले साल ही उनको एम्प्लॉय किया गया, क्योंकि न्यू एम्प्लॉय चाहिए ना, तो ऐसा माना जाएगा वो अगले साल से ही न्यू एम्प्लॉय अपॉइंट हुए हैं और उनकी डायरेक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। सो इफ एन एम्प्लॉय इज एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर लेस देन 240 डेज और 150 डेज बट इज एम्प्लॉयड फॉर अ पीरियड ऑफ 240 डेज 150 डेज इन इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर, वो अभी तो कम दिन ज्वाइन करा था लेकिन अगले साल उसने 240 दिन या 150 दिन से ज़्यादा काम किया है, देन ही शैल बी डीम्ड टू हैव बीन एम्प्लॉयड इन दी सक्सीडिंग ईयर, तो हम मानेंगे वो अगले साल ही अपॉइंट हुआ है। सर क्या मतलब इस बात का, तो देखो जो ये 10 लोग ज्वाइन किए हैं जो इस बार नहीं कंसिडर किए गए वो यहाँ पर कंसिडर किए जाएंगे, तो ऐसा माना जाएगा कि यहाँ 10 लोगों ने ज्वाइन कर लिया था शुरुआत में ही और 15 ने और ज्वाइन किया, तो एलिजिबल कितने लोग हो जाएंगे, 25 एम्प्लॉय एलिजिबल हो जाएंगे, जिसमें 10 तो शुरू से ही हैं तो इनको तो पूरा 12 महीने की तनख्वाह मिलेगी
और जो 15 अभी ज्वाइन किए हैं अप्रैल मई जून 3 महीना छोड़ दो, जुलाई से ज्वाइन किया है, इनको 9 महीने की तनख्वाह मिलेगी। तो देखें 20-21 की बात करें अगर हम, ठीक है, प्रीवियस ईयर 2020 एंड 21 की बात करें तो पहला सवाल, एडिशनल या न्यू एम्प्लॉय कितने आएंगे? तो 10 वो आएंगे जो 19-20 में अपॉइंट हुए थे, प्लस 15 एम्प्लॉय वो आएंगे जो अभी, इनको हम 12 महीने के लिए एम्प्लॉयड मानेंगे। और 1 जुलाई में चूँकि एम्प्लॉय हुए हैं तो अप्रैल मई जून बस 3 महीने काम नहीं करा, 9 महीने काम किया। तो 9 महीने इंटू 30 दिन के हिसाब से आप देखें तो 270 दिन के अप्रॉक्स उन्होंने काम किया है, मतलब 240 दिन से काम ज़्यादा किया इन लोगों ने, तो ये भी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो कितने 25 एम्प्लॉय हैं जो एडिशनल एम्प्लॉय माने जाएंगे। दूसरा, एडिशनल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसकी हमें डायरेक्शन लेनी होती है, एम्प्लॉयमेंट, या इसको बोलें एडिशनल सैलरी, कितनी पे की जाएगी? तो 10 एम्प्लॉय हैं, उनकी 10,000 की तनख्वाह है और पूरा 12 महीने की तनख्वाह उनकी ली जाएगी। और जो 15 एम्प्लॉय हैं 10,000 की तनख्वाह उनकी भी है, लेकिन उनकी 9 महीने की तनख्वाह ली जाएगी क्योंकि उन्होंने अभी ज्वाइन किया है। तो देखो कितना हो जाएगा, इसको हम देखें 10,000 इंटू 10 हो जाएगा 1 लाख, और 12 तो 12 लाख हो जाएगा। आप कर लें कैलकुलेटर पे कैलकुलेट, और ये 10 इंटू 15 1.5 लाख रुपए हो जाएगा, इंटू 9 तो ये हो जाएगा 13,50,000। ठीक है, एक बार मैं भी कर लेता हूँ ताकि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ये है 15 इंटू 10,000 इंटू 9, ठीक है, 13,50,000 ये हो जाएगा। ठीक है, और 12 लाख हो जाएगा। तो इस बार की एडिशनल कॉस्ट क्या हो गई? 25,50,000। ठीक है, अब कितनी डिडक्शन मिलेगी? तो डिडक्शन जो मिलेगी, अब देखना ध्यान से, 19-20 पिछले साल की डिडक्शन मिली थी कुछ, 20-21, 21-22, 22-23, ध्यान से देखना। हमें पिछले साल जो नए एम्प्लॉय अपॉइंट किए थे उनकी कितनी डिडक्शन मिल रही है? 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख उनकी 3 साल तक मिलती रहेगी। 15 लाख, 15 लाख, 15 लाख, यहाँ नहीं। और जो 20-21 में नए अपॉइंट हुए हैं तो उनका जो पेमेंट है 25,50,000, 25,50,000, इसका 30% 7,65,000। तो 7,65,000 30% कब? 20-21, और 30% 21-22, और 30% 22-23 में मिलता रहेगा। तो 7,65,000 प्लस 7,65,000, इतनी डिडक्शन मिलती जाएगी। तो यहाँ 15 लाख की डिडक्शन मिल गई, यहाँ 22,65,000 की डिडक्शन मिल गई, यहाँ 22,65,000 की डिडक्शन मिल गई, और यहाँ 7,65,000 की डिडक्शन मिल गई। तो ये था हमारा 80JJAA। मैं आपको स्टडी मटेरियल क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, तो 80JJAA क्या बोल रहा है, एक बार मैं शॉर्ट रिवीजन करा दूँ। वो बोल रहा है कि ऐसे एसएससी जिनका क्या होता है टैक्स ऑडिट के लिए लायबल हैं, अगर वो क्या करते हैं न्यू रेगुलर एम्प्लॉय अपॉइंट करते हैं तो उनको जो भी सैलरी दे रहे हैं इस बार उसका 30% उनको 3 सालों तक अलाउ होता रहेगा। ठीक है, शर्त है उन एम्प्लॉय के संबंध में, शर्त है पहला, जो एम्प्लॉय हैं उनकी जो सैलरी है वो सैलरी 25,000 से पर मंथ से ज़्यादा ना हो। दूसरा, वो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में क्या करें, पार्टिसिपेट करें। तीसरा, मैंने आपको बताया ही था, उनका पेंशन का कंट्रीब्यूशन सरकार से नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों का पेंशन का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट देती है जनरली डिसेबल्ड पर्सन का, उनको ये बेनिफिट हम उनके लिए नहीं दे रहे हैं। तो तीसरा जो मैंने आपको बताया था कि उनको 240 डेज़ या 150 डेज़ क्या करना है, एटलीस्ट काम करना है। 150 डेज़ काम करना है अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करता है अप्रैल के, ठीक है, या फिर
वो 3 काम अप्रैल के या फुटवेयर के या फिर वो प्रोडक्ट बनाते हैं, दिमाग से करें, लेदर प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। ओके, तो ये बात हुई। फिर हमने बोला कि अगर कोई व्यक्ति सर 19-20 में ज्वाइन किया है और वो लेट ज्वाइन किया और उसकी डायरेक्शन इस बार क्लेम नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम ऐसा मानेंगे कि वो अगले साल की शुरुआत से था और अगले साल से हम उसकी डायरेक्शन क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था ITJJ, मैंने आपको बता दिया। कुछ पॉइंट मैंने जो भी छोड़े हों मैं उनको बता देता हूँ, वो इम्पोर्टेंट नहीं होंगे इसलिए। डिडक्शन जो है वो सैलरी अमाउंट की मिलेगी, प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन, पेंशन फंड का कंट्रीब्यूशन, लीव एनकैशमेंट, इन सारे अमाउंट की 30% डिडक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। जो सैलरी देनी है वो अकाउंट पे चेक से आपको देनी है, कैजुअल एम्प्लॉय की डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये आखिरी पॉइंट कि अब कई लोगों ने फ़ायदा उठाने के लिए क्या किया, अपना पुराना बिजनेस बंद किया और वहाँ के एम्प्लॉय लेके नया बिजनेस खोल लिया। क्या हमको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं। गवर्नमेंट का पर्पज़ है नए एम्प्लॉय अपॉइंट करो, हम आपको डिडक्शन दे देंगे। आप अगर पुराने बिजनेस तोड़ रहे हो या किसी और का बिजनेस खरीद के ला रहे हो, स्प्लिटिंग अप कर रहे हो, रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हो बिजनेस, तो हम आपको डिडक्शन नहीं देंगे। इसलिए कंडीशंस हैं, द बिजनेस शुड नॉट बी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप, रिकन्स्ट्रक्शन, द बिजनेस इज नॉट एक्वायर्ड बाय वे ऑफ ट्रांसफर बाय अदर पर्सन, और तीसरी बात, फर्निश द रिपोर्ट बाय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अलॉन्ग विद रिटर्न ऑफ इनकम। आप एक रिपोर्ट बनवा के दो कि आपने किसी और का बिजनेस नहीं खरीदा है, प्लस इसके बारे में रिपोर्ट कि आपके यहाँ कितने लोग एम्प्लॉय अपॉइंट हुए हैं, प्लस इसकी बात भी उसके अंदर होनी चाहिए, इसके पॉइंट भी होने चाहिए कि आपने उनको कितनी एडिशनल कॉस्ट दी है, ताकि गवर्नमेंट आपको डिडक्शन दे, है ना। CA से आप इसको सर्टिफाई करके दो, ताकि ऐसा ना हो कि आप झूठी डिडक्शन क्लेम कर लें। अब एक क्वेश्चन मैं आपकी बुक से करा रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल का। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16। Mr. A has commenced the business of manufacture of computers on 1st April 19। देखिए कंप्यूटर बना रहे हैं, 150 दिन की कंडीशन नहीं लगेगी, 240 दिन एम्प्लॉय को काम करना होगा। He employed 350 new employee during the previous year 1920, the detail of whom are as follows। 350 एम्प्लॉय अपॉइंट किए हैं, 75 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो 1 अप्रैल 19 को अपॉइंट किए हैं। क्या ये 240 दिन से ज़्यादा हो जाएंगे? बिल्कुल, ये तो 366 दिन हो जाएंगे। लीप ईयर है 19-20 है ना, 66। ये रेगुलर हैं, मतलब ये प्रोविडेंट फंड में भी कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, ठीक है। और इनकी तनख्वाह 24,000 है, तो ये लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। 125 एम्प्लॉय हैं जो 1 मई को, मतलब अप्रैल बस छोड़ दो, मई, ठीक है, तो 11 महीने हो गए, तो 240 दिन से ज़्यादा ही हो गए ना। 30 दिन भी पकड़ें तो 330 दिन हो जाते हैं। रेगुलर है, ठीक है, 26,000 की तनख्वाह है, नॉट एलिजिबल। 50 एम्प्लॉय हैं जो 1 अगस्त को ज्वाइन करा, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने हो गए? 8, ठीक है। अब अगर 30 दिन का एवरेज भी पकड़ें तो कितना हो जाएगा? 240 दिन हो जाएगा। तो ये लोग एलिजिबल हो जाते, ये 240 अप्रॉक्स हो रहा है, हम काउंट करते और अच्छे से, लेकिन ये है कैजुअल, और कैजुअल वर्कर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पार्टिसिपेट नहीं करते और इनकी तनख्वाहें भी ज़्यादा है, तो ये भी एलिजिबल नहीं हुए, ठीक है। इसकी भी तनख्वाह ज़्यादा है, इसकी भी तनख्वाह ज़्यादा है, तो ये तनख्वाह की वजह से ही एलिजिबल नहीं हुए, प्लस एक कैजुअल भी है तो भी एलिजिबल नहीं है। 100 एम्प्लॉय हैं जो कि रेगुलर हैं, जो कि 1 सितंबर को ज्वाइन कर रहे हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने हो रहे हैं। 7 महीने में अगर अप्रॉक्स 30 दिन का मल्टीप्लाई करें तो 210 दिन होते हैं, तो 210 डेज अप्रॉक्स। तो देखें इसकी डायरेक्शन हम नहीं ले पाएंगे, रेगुलर हैं, इनका अमाउंट 24,000 है, तो 25,000 से कम भी है, रेगुलर भी है, लेकिन 240 दिन से कम काम किया है, ठीक है, इसलिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे इस साल के लिए, लेकिन इनके संबंध में हम अगले साल डिडक्शन ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली इस साल तो हम केवल इनकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं इनके संबंध में। द रेगुलर एम्प्लॉय पार्टिसिपेट इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, हाँ हमने वही माना, ठीक है। वाइल द कैजुअल एम्प्लॉय डू नॉट कंप्यूट द डिडक्शन इफ एनी अवेलेबल टू मिस्टर ए फॉर असेसमेंट ईयर 2021 if the profit and gain derived from the manufacture of computers that year is 75 lakh and his total turnover is 2.16 crore means liable for
टैक्स ऑडिट, मतलब एसएससी टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है, क्योंकि केवल उन्हीं एसएससी को ये डिडक्शन अलाउ होती है जो टैक्स ऑडिट के लिए लायबल होते हैं। तो ये देखें, ये रेगुलर लेक्चर है, इसलिए मैं आपको, ये फास्ट ट्रैक लेक्चर है इसलिए मैं इस तरीके से करा रहा हूँ। आप चाहेंगे तो इसके रिवीजन क्लासेस भी देख सकते हैं, जिनमें एक ही लेक्चर में आपके सारे सेक्शंस और छोटे छोटे पॉइंट को कवर करते हुए भी कवर हो जाएंगे डिडक्शन में, ठीक है। देखिए तो अब क्या होगा इसके केस में, मिस्टर ए के केस में उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ मिस्टर ए हैज़ कमेंस द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ फुटवेयर। अगर फुटवेयर का काम भी करते तो जो 210 दिन काम किया वो लोग भी एलिजिबल हो जाते, है ना। तो इफ़ मिस्टर ए एंगेज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर, तो केवल 75 एम्प्लॉय ही एलिजिबल हैं, और वो कब ज्वाइन कर गए थे, अप्रैल में, इसलिए 12 महीने उन्होंने काम किया है, प्लस उनकी 24,000 की तनख्वाह है। तो इतनी कॉस्ट हमने उनको दी है एडिशनल एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट, इसका 30% इतना 3 सालों तक अलाउ हो जाएगा, 19-20, 20-21 और 21-22 प्रीवियस ईयर में, ठीक है। 350 एम्प्लॉय थे, उन्होंने बोला 50 कैजुअल हैं, आरपीएफ में कंट्रीब्यूट नहीं करते, 125 हैं जो रेगुलर एम्प्लॉय है लेकिन उनकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा है, 100 एम्प्लॉय हैं उन्होंने 240 दिन से कम काम किया, तो अल्टीमेटली 75 ही बचे। एक ही पॉइंट देख लें, एज रिगार्ड 100 रेगुलर एम्प्लॉय एम्प्लॉयड ऑन 1 सितंबर, जिन्होंने 240 दिन से कम काम किया है, दे वुड बी ट्रीटेड एज एडिशनल एम्प्लॉय फॉर प्रीवियस ईयर 2021, वो अगले साल के लिए एडिशनल एम्प्लॉय बन जाएंगे इफ दे कंटिन्यू टू बी एम्प्लॉय इन दैट ईयर फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 240 डेज। अकॉर्डिंगली 30% ऑफ एडिशनल कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच एम्प्लॉय वुड बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 JJAA इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए फॉर 21-22, जो मैंने आपको समझाया था वो है। इफ मिस्टर ए इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ फुटवेयर, अगर फुटवेयर का काम करते तो फिर क्या हो जाता, जो लोग 1 सितंबर को ज्वाइन किए थे जिनका अप्रॉक्स 210 दिन हो रहा था, वो भी एलिजिबल हो जाते, क्योंकि हमें 150 दिन ही चाहिए था, 150 डेज ही चाहिए था, सिंस दे हैव बीन एम्प्लॉयड फॉर मोर देन 150 डेज। तो फिर क्या हो जाता, 2 लोग एलिजिबल हो जाते। देखें कौन कौन से, पहला इस 75 एम्प्लॉय 24,000 की तनख्वाह है, और इस 100 एम्प्लॉय क्योंकि 210 दिन के अप्रोक्स काम करा है, मतलब 150 दिन से ज़्यादा काम किया है, रेगुलर भी हैं, तनख्वाह भी 25,000 से कम है, ठीक है। तो कितना हो जाता, इनका 12 महीने की ज्वाइनिंग थी और इनका सितंबर में उन्होंने ज्वाइन किया है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने का इनका, तो कितनी इनको कॉस्ट मिल जाती, ये हो जाता 2 करोड़ 16 लाख, तो जो पुराने लोगों का था वो, प्लस 7 एम्प्लॉय का 24,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, और हो जाता 7 महीने का 100 एम्प्लॉय का इतना, ठीक है। और फिर इसका 30% डिडक्शन आपको अलाउ हो जाता। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आपको अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, इससे क्या होता है, एनकरेजमेंट मिलता है ओबियसली, और आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स भी कमेंट कर सकते हैं, और ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।